अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ जवार हुसैन कॉमरेड। आज हम बात फिर करेंगे मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब के मदरसा सेक्स केस पे। चूँकि उसकी डीएनए की रिपोर्ट जो है वो तफ्तीशी रिपोर्ट में पुलिस ने जमा करवाई है, जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो उसमें एक वेबसाइट ने ये रिपोर्ट किया है कि उस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि जो मुफ्ती साहब जो मदरसा में सेक्स के मुलज़म करार दिए गए हैं, उनका और वो तालिब इल्म अब्बास शाह जिससे वो ज़्यादती हुई या जो सेक्स का शिकार बना, उन दोनों के डीएनए मैच नहीं हुए। तो ये बड़ी एक दिलचस्प मरहले में रिपोर्ट जो है वो आ गई है। और ये स्क्रिप्टेड काम ऐसे ही होते हैं और किसी भी ताकतवर को बचाने के लिए इसी तरह की रिपोर्ट्स आती हैं। हालांकि ये फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट है, तो उसमें ये वेबसाइट का मैंने जो आपको कोट किया है उसके मुताबिक ये रिपोर्ट नहीं मिली। तो अगर देखा जाए तो मैं इससे पहले भी एक व्लॉग कर चुका हूँ, तो उसमें भी जो मुफ्ती साहब ने कोर्ट में वकील साहब की मशावरत के फ़ौर बाद अपने बयान को बदला था। हालांकि आए वो 164 के तहत इकबाल जुर्म करने के लिए थे, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पे कहा कि पुलिस मुझसे ज़बरदस्ती ये बयान लेना चाहती है। तो जनाब ये 4 जुलाई को ये जो रिपोर्ट शामिल तफ्तीश में शामिल की गई है, इसमें अब डीएनए उनका नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने कहा है कि वीडियो शवाहद के मुताबिक हमें जो भी सबूत मिलेंगे और गवाहियाँ मिलेंगी, शवाहिद मिलेंगे, वो हम रिपोर्ट में शामिल करते जाएंगे। तो वही अंजाम हुआ जिसका ख़दशा मैं एक ब्लॉग में कर चुका हूँ कि पाकिस्तान में ताकतवर को बचाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। मुफ्ती अजीज़ुर रहमान का ताल्लुक़ उस तबका से है जो पाकिस्तान का सबसे ताकतवर तबका है। चूँकि पाकिस्तान की बड़ी रिपोर्ट्स जो हैं उनमें कुछ साल पहले एक रिपोर्ट थी जिसके मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे ज़्यादा जो जिस पे लोग ट्रस्ट करते हैं, जिसको काबिल इत्मीनान समझते हैं पाकिस्तान के अवाम, वो है पाकिस्तान की पाक फ़ौज के बारे में आवाम का तासर सोशल मीडिया के लोगों का जैसा भी हो, लेकिन पब्लिक ओपिनियन जो है वो सबसे ज़्यादा पाक फ़ौज को बहुत ही आइडियल करार देती है। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे काबिल इत्मीनान तबका है वो है उलमा का, आम आदमी, आम शहरी, आम पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद। मुझे इस वक्त उस रिपोर्ट का फिगर याद नहीं है, लेकिन आई थिंक कि 80% के करीब जो लोग हैं वो फ़ौज को सबसे पहले और उसके बाद उलमा को दूसरे नंबर पे काबिल इत्मीनान तबका समझते हैं। तो ऐसे ताकतवर को हाथ डालना जिस पे जिनको अवाम अपना मसीहा करार देते हों, जिनसे अवाम का रबत हो, जो अवाम पे मुतासर हो सकते हों, जो अवाम को मुतहर्रिक कर सकते हों, जो अपनी मजहबी बातों से, सभी नहीं, कुछ लोग जो मनफी इस्तेमाल करते हैं मज़हब के तरीक़ाकार को, मज़हब की अच्छी बातों को, जो अपनी ज़ाती एक्टिविटी की वजह से लोगों में मिस परसेप्शन के साथ पहुंचाते हैं। तो जनाब ये मुफ्ती साहब जो हैं अब ये बचने की तरफ जा रहे हैं, और इससे होगा क्या, वही जो मैं अपने पिछले ब्लॉग में भी कह चुका हूँ कि सोसाइटी पे एक बार फिर धाक बैठ जाएगी इन ताकतवर लोगों की। मौलवी उलमा जो हैं, जो मनफी एक्टिविटीज़ करते हैं, वो अब एक तरह से जो चाहेंगे करेंगे। और ये मदरसा कल्चर जिस पे सवालात उठे थे, जिस पे शोर मचा था, जिस पे पूरी कौम की एक आवाज़ थी कि इस मुफ्ती को निशान इबरत बना दिया जाए, जिसमें में ये ना हो, पूरी आवाम उठ खड़ी थी। लेकिन हमारी आवाम बहुत ही मासूम है, चंद घंटे चंद दिन के बाद ये फिर सो जाती है, फिर कोई नया इशू इनके लिए उभरता है और ये पुरानी बातों को भूल जाते हैं। तो अभी इसका कोई फॉलो अप नहीं कर रहा, खामोशी से ये फाइल बंद हो जाएगी। लेकिन इससे होगा ये कि मदरसा कल्चर जिस पे चेक एंड बैलेंस का एक उम्मीद बंदी थी, वफाकुल मदारस ने तो कोई रोल प्ले नहीं किया था, लेकिन आवाम का जो प्रेशर था, जो रद्द अमल था, उससे ये साबित हो रहा था कि अब मदरसों के अंदर कम से कम ये कल्चर जो है एक्सप्लॉइटेशन का, बच्चों के
جنسی استحصال کا، جنسی زیادتی کا، وہ ختم نہیں ہوگا تو کم از کم خوف ضرور پیدا ہوگا جو یہ مکروہ فعل انجام دیتے ہیں۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی امکان پیدا ہو گیا تھا کہ مطالبات پبلک میں آ رہے تھے کہ یہ صرف مدرسوں میں نہیں ہوتا، یہ پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں میں، نجی یونیورسٹیوں میں، پرائیویٹ اداروں میں، سرکاری اسکولوں میں، وہاں بھی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو سی سی ٹی وی کا مطالبہ کیا گیا تھا کہ کیمرے کلوز سرکٹ لگا دیے جائیں مدرسوں میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مدرسوں میں یہ کلوز سرکٹ کیمرے لگتے تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ وہ پھر پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں، سرکاری اداروں میں بھی لگتے اور چیک اینڈ بیلنس ہوتا، یہ جرم ختم تو نہ ہوتا۔ یہ چونکہ انسانی نفسیات کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، اس کے بہت سے عوامل ہیں جس پہ ہماری ریاست نے کبھی غور نہیں کیا، لیکن ایک چیک اینڈ بیلنس کی جب کیفیت پیدا ہوتی تو کم سے کم یہ ظلم جو ہے اس کے شکار ہونے والوں کی تعداد کم ہو جاتی، ایک خوف مسلط ہو جاتا۔ لیکن ایک بار پھر طاقتور جیت گیا اور کمزور ہار گیا، کیونکہ ہم سب نے اس کیس میں مفتی عزیز الرحمان کو کیفر کردار تک، ملزم جو ہے سیکس کیس کا، اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ چھوڑ دیا ہے۔ ہم ایسا ہی کرتے آ رہے ہیں، ہم سب پاکستانی ہر جرم کے مجرم ہیں، چونکہ ہم بے حس ہیں، اور ایک بے حس معاشرے میں ایسے مظالم ہوتے رہتے ہیں۔ تو آئیے ہم خوش ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ایک اور طاقتور کی فائل بند ہونے جا رہی ہے، اور ہم مظلوموں پہ، کمزوروں پہ ظلم ہوتا رہے گا، اور ہم گردنیں جھکا کر یہ ظلم سہتے رہیں گے۔ غور ضرور کیجئے میری باتوں پہ، لیکن میں اپنے آپ کو یہ مفتی عزیز الرحمان کی اس کی جس حد تک ممکن ہوا اپڈیٹ دیتا رہوں گا۔ اپنا بڑا خیال رکھیے اور میری باتوں پہ غور بھی ضرور کیجیے۔